चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। हाँ जी। तो आप लोग सारे के सारे कल तो अपने क्वेश्चन चल रहे थे ना। अब सबको हेडिंग लगानी है और एक थ्योरेटिकल टॉपिक करवाएंगे आज की क्लास के अंदर। और उस थ्योरेटिकल टॉपिक का नाम है फोनोन एवं फोनोन की अवधारणा। तो हेडिंग लगाओ सारे के सारे, फोनोन एवं फोनोन की अवधारणा। फोनोन एवं फोनोन की अवधारणा हेडिंग लगानी है सबको, फोनोन एवं फोनोन की अवधारणा। ठीक है। इसके अंदर काफी सारी लैंग्वेज है जो आपको लिखनी है, तो सुनो। लिखो पहले, इसके अंदर एक दो लाइन पहले है ना, लिखो फिर मैं समझाता हूँ। लिखो, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में असमान द्रव्यमान के, किसी पदार्थ में असमान द्रव्यमान के दो परमाणु उपस्थित हो, असमान द्रव्यमान के दो परमाणु उपस्थित हो तथा जब ये कंपन करते हैं, तथा जब ये कंपन करते हैं तो इस अवस्था में, तो इस अवस्था में, तो इस अवस्था में दो कंपन की विधा प्राप्त होती है। विधा, विधा यानी तरीके, मोड। दो कंपन की विधा प्राप्त होती है जिन्हें प्रसामान्य कंपन की विधा कहा जाता है। जिन्हें प्रसामान्य कंपन की विधा कहा जाता है। जिन्हें प्रसामान्य कंपन की विधा कहा जाता है। चलिएगा, आइएगा देखिएगा। जैसे हमने पढ़ा था द्विपरमाणु एक विमीय जालक में कंपन, तो उसके अंदर असमान द्रव्यमान के कितने कण थे? दो कण थे। एक कण का द्रव्यमान क्या था? m1 था, और दूसरे कण का द्रव्यमान क्या था? m2 था। जब इस प्रकार की स्थिति के अंदर वाइब्रेशन होते हैं तो हमको कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन मिलते हैं? दो मोड ऑफ वाइब्रेशन मिलते हैं। कौन कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन मिले थे उसके अंदर? याद करो। एक मिला था ओमेगा प्लस और एक मिला था ओमेगा माइनस। यानी एक तो प्रकाशिक शाखा से संबंधित था, एक ध्वनिक शाखा से संबंधित था। तो जब भी किसी पदार्थ में दो असमान द्रव्यमान के परमाणु कंपन करते हैं तो उस अवस्था में कितनी कंपन की विधा प्राप्त होती है? दो कंपन की विधा प्राप्त होती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? प्रसामान्य कंपन की विधा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है द्विपरमाणुक जालक में, द्विपरमाणुक एक विमीय जालक में कंपन, जहां अपन को कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन मिले थे? दो मोड ऑफ वाइब्रेशन मिले थे। उसके अंदर m1 और m2 दो डिफरेंट द्रव्यमान लिए थे हमने, तो वहां पे हमको क्या मिले थे? दो मोड ऑफ वाइब्रेशन मिले थे। एक मिला था ओमेगा प्लस से संबंधित और एक मिला था ओमेगा माइनस से संबंधित। तो जहां तक लिख लिया उसके आगे लिखो, अर्थात, अर्थात द्विपरमाणुक, अर्थात द्विपरमाणुक एक विमीय जालक के, अर्थात द्विपरमाणुक एक विमीय जालक के परिक्षेपण संबंध से, परिक्षेपण संबंध से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि ओमेगा के दो मान प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि ओमेगा के दो मान प्राप्त होते हैं। ओमेगा के दो मान प्राप्त होते हैं जिनमें से, जिनमें से ओमेगा का एक मान, जिनमें से ओमेगा का एक मान धनात्मक, जिनमें से ओमेगा का एक मान धनात्मक तथा दूसरा मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, तथा दूसरा मान ऋणात्मक होता है। जिनमें से ओमेगा का एक मान धनात्मक तथा दूसरा मान ऋणात्मक होता है। अब आ जाओ, देखो ये जो ओमेगा
मिलता है हमको एक तो ओमेगा प्लस और एक ओमेगा माइनस। याद हो तो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो ये प्रकाशिक शाखा से संबंधित था, ये ध्वनिक शाखा से संबंधित था। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमने एक ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो तो उस ग्राफ के अंदर हमने ये चेक किया था, इस तरीके का ग्राफ था, अगर किसी को याद हो तो, इस तरीके का ग्राफ, ये के और ओमेगा के बीच में ग्राफ था, अभी याद आ जाएगा आपको। तो ये ओमेगा प्लस के लिए था, ये ओमेगा माइनस के लिए था, ठीक है। इधर के बराबर 0 था और ये के अल्पमान थे। तो हमने ये चेक किया था वहां पे कि जो ओमेगा प्लस का फॉर्मूला आया था, आप लोग चेक कर लेना, कुछ ऐसा आया था, ओमेगा प्लस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आया था, एक बार चेक कर लेना, यही आया होगा ओमेगा प्लस का फॉर्मूला। तो इसमें कहीं पे भी के नहीं है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि यदि आवर्ती तरंग संचरण नियतांक के पर निर्भर ना करे, अगर आवर्ती तरंग संचरण नियतांक के पर निर्भर ना करे, और इस कंडीशन के अंदर आवर्ती किस पर निर्भर करती है, तरंग संचरण नियतांक के पर निर्भर करती है। तो यदि आवर्ती तरंग संचरण नियतांक के पर निर्भर नहीं करती है तो वो कौन सी शाखा से संबंधित होती है, प्रकाशिक शाखा से। और अगर के पर निर्भर करती है तो वो कौन सी शाखा से संबंधित होती है, ध्वनिक शाखा से संबंधित होती है। तो लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। यदि आवर्ती, यदि आवर्ती संचरण नियतांक पर निर्भर नहीं करती है तो, यदि आवर्ती संचरण नियतांक पर निर्भर नहीं करती है तो हमें हमें प्रकाशिक प्रसामान्य कंपन की विधा प्राप्त होती है। तो हमें प्रकाशिक प्रसामान्य कंपन की विधा प्राप्त होती है, प्रकाशिक प्रसामान्य कंपन की विधा प्राप्त होती है। लाइन चेंज करके लिखना, यदि यदि आवर्ती संचरण नियतांक पर निर्भर करती है, यदि आवर्ती, यदि आवर्ती संचरण नियतांक पर निर्भर करती है तो हमें, तो हमें ध्वनिक प्रसामान्य कंपन की विधा प्राप्त होती है। तो हमें ध्वनिक प्रसामान्य कंपन की विधा प्राप्त होती है। तो हमें ध्वनिक प्रसामान्य कंपन की विधा प्राप्त होती है। अब लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो कुछ गुण हैं तो पहला स्टार पॉइंट लगाओ, पहला स्टार पॉइंट लगा के लिखना ना, या पहला एरो लगा के लिख लो, लिखो ना। किसी फोनॉन की ऊर्जा, किसी फोनॉन की ऊर्जा को E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच कट ओमेगा, किसी फोनॉन की ऊर्जा को E इक्वल टू एच कट ओमेगा या एच न्यू इक्वल टू एच न्यू बराबर एच कट ओमेगा से व्यक्त किया जाता है, से व्यक्त किया जाता है जहां न्यू कंपन विधा की आवर्ती है, जहां न्यू कंपन विधा की आवर्ती है। यानी जो फोनॉन होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो कैसे लिखी जाती है, इक्वल टू एच न्यू बराबर एच कट ओमेगा से। अगला एरो लगा के लिखो, अगला एरो लगा के लिखना, फोनॉन का वेग ध्वनि के वेग के बराबर होता है, फोनॉन का वेग ध्वनि के वेग के बराबर होता है। जैसे फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, वैसे कि फोनॉन का वेग भी किसके बराबर होता है, ध्वनि के वेग के बराबर होता है। देखो फोनॉन का वेग ध्वनि के वेग के बराबर होता है।
अगला लिखो। अगला लिखना, फोनोन का संवेग, फोनोन का संवेग P इक्वल टू एच कट के होता है, जिसे क्रिस्टल संवेग भी कहा जाता है, जिसे क्रिस्टल संवेग कहा जाता है। अगला एरो लगाना, फोनोन बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं, फोनोन बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। इसका मतलब फोनोन कैसे कण है, बोसोन कण है। फोनोन कैसे कणों के अंतर्गत आते हैं, बोसोन कणों के अंतर्गत आते हैं। दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं, फर्मियोन और बोसोन। फोनोन किसके अंतर्गत आते हैं, बोसोन कण के अंतर्गत आते हैं, और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। तो मैंने लाइन लिखवाई है, फोनोन बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। आगे लिखना, अगला स्टार पॉइंट लगा के, तरंग ऊर्जा व संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तरंग ऊर्जा व संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अगर एनर्जी को और संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो वो किसके माध्यम से भेजा जाता है, तरंग के माध्यम से। तरंग ऊर्जा और संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अतः प्रकाशिक शाखा में ऊर्जा का क्वांटा, प्रकाशिक शाखा में ऊर्जा का क्वांटा फोटोन होता है, तो ध्वनिक शाखा में, तो ध्वनिक शाखा में ऊर्जा का क्वांटा फोनोन होगा। तो ध्वनिक शाखा में ऊर्जा का क्वांटा फोनोन होगा। यानी प्रकाशिक शाखा में ऊर्जा का क्वांटा क्या होता है, फोटोन, तो ध्वनिक शाखा में ऊर्जा का क्वांटा क्या होता है, फोनोन होता है। और लिखो, और लिखो इसके गुणधर्मों में, एक प्रकार से गुणधर्म ही होते हैं ये। फोनोन की कंपन आवृत्ति, फोनोन की कंपन आवृत्ति, ये लिख लो 10 की घात 4 हर्ट्ज से 10 की घात 13 हर्ट्ज होती है। फोनोन की कंपन आवृत्ति 10 की घात 4 हर्ट्ज से 10 की घात 13 हर्ट्ज होती है। अगला गुणधर्म लिखना, फोनोन की संख्या ताप पर निर्भर करती है। फोनोन की संख्या ताप पर निर्भर करती है, अतः ताप बढ़ाने से फोनोन की संख्या बढ़ती है। अतः ताप बढ़ाने से फोनोन की संख्या बढ़ती है। ताप बढ़ाने से फोनोन की संख्या बढ़ती है। अगला लिखो, भौतिक रूप में, लास्ट पॉइंट है ना, भौतिक रूप में फोनोन का, भौतिक रूप में फोनोन का भौतिक रूप में फोनोन का कोई संवेग नहीं होता है। भौतिक रूप में फोनोन का कोई संवेग नहीं होता है, परंतु फोनोन, परंतु फोनोन अन्य कण, परंतु फोनोन अन्य कण, लिखना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन
से इस प्रकार अन्योन क्रिया करता है, से इस प्रकार अन्योन क्रिया करता है जैसे इसका संवेग h कट के हो, जैसे इसका संवेग h कट के हो, जैसे इसका संवेग h कट के हो, ठीक है, जिसे क्रिस्टल संवेग भी कहते हैं, जिसे क्रिस्टल संवेग भी कहते हैं। तो ये फोनॉन के कुछ गुणधर्म थे, फोनॉन की ऊर्जा, फोनॉन के संवेग से संबंधित, फोनॉन ध्वनिक शाखा का क्वांटा, ध्वनिक शाखा में ऊर्जा का क्वांटा होता है, फोनॉन ध्वनि के वेग से गति करते हैं और इनकी आवृत्ति इतनी होती है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं, ताप बढ़ाने पर फोनॉन की संख्या बढ़ती है, यानी ताप पर भी इनकी डिपेंडेंसी होती है, और इस तरीके से इसके ये क्या है, गुणधर्म है। ठीक है, अब लगाओ, यहां से तो नहीं अटक रही क्लास, ठीक है ना, चेक कर लो एक बार, बैक लेके वापस ले लो ना। अब लगाओ फोनोन का निर्माण, फोनोन का निर्माण, फोनोन का निर्माण। हाँ जी, पहला लगाना साधारण विधि। हाँ जी, देखो मैं आपको बता दूं, साधारण विधि में किसी प्रकार का कोई फोनोन नहीं बनता है। और दूसरा मेथड होता है उनक्लेप विधि, उनक्लेप विधि के अंदर ही फोनोन का निर्माण होता है। तो पहला लगाओ फोनोन का निर्माण, और इसके अंदर फर्स्ट लगाना साधारण विधि। चलो, साधारण विधि के अंदर लिखो, लिखना संचरण नियतांक के, संचरण नियतांक के का, संचरण नियतांक के का एक फोटोन, फोटोन लिखना फोटोन, संचरण नियतांक के का एक फोटोन, संचरण नियतांक के का एक फोटोन क्रिस्टल पर आपतित होता है, क्रिस्टल पर आपतित होता है तथा क्रिस्टल, तथा क्रिस्टल प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कर, तथा क्रिस्टल प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कर, तथा क्रिस्टल प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कर फोटोन को एक दिशा में प्रकीर्णित कर देता है, फोटोन को एक दिशा में प्रकीर्णित कर देता है। इस अवस्था में इस अवस्था में इस अवस्था में आपतित फोटोन व प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति समान रहती है, आपतित फोटोन व प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति समान रहती है। तो फोनोन का निर्माण नहीं होता है, तो फोनोन का निर्माण नहीं होता है। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ जी सुनिएगा, देखो फोनोन के निर्माण की जो पहली विधि है वो है साधारण विधि। इस साधारण विधि में क्या होता है, एक क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल पर क्या होता है, एक फोटोन आपतित होता है, और उस फोटोन का जो संवेग है वो संवेग कितना है, h कट के है। अब ये क्या करता है, क्रिस्टल से या तो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन करेगा
या फिर करेगा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। तो पहला लिया है हमने प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। यदि आपतित फोटोन क्रिस्टल से प्रत्यास्थ प्रकीर्णन करता है तो प्रकीर्णन के बाद में जो फोटोन होता है वो एक निश्चित दिशा में प्रकीर्णित हो जाता है, और जो फोटोन प्रकीर्णित हुआ है उस फोटोन का जो संवेग है वो कितना है, एच कट के डैश है। तो ये तो आपतित फोटोन का संवेग है और ये क्या है, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग है। अब क्या होता है, जैसे ही ये क्रिस्टल पर आपतित होता है तो क्रिस्टल भी क्या होता है, प्रतिक्षिप्त होता है। प्रतिक्षिप्त का मतलब ये हो गया क्रिस्टल भी आगे की तरफ आ जाता है। तो जैसे ही ये फोटोन पर आपतित होता है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई गन है, अब उस गन में से गोली निकलती है तो वो गन भी पीछे की तरफ क्या होती है, बैक होती है, झटका लगता है पीछे की तरफ। उसी प्रकार क्रिस्टल का भी क्या होता है, यहाँ पे प्रतिक्षिप्त संवेग होता है। क्रिस्टल के प्रतिक्षिप्त संवेग को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, एच कट जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच कट जी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो है हमारे पास में आपतित फोटोन का संवेग, ये है हमारे पास में प्रकीर्णित फोटोन का संवेग, और ये है क्रिस्टल का प्रतिक्षिप्त संवेग है। तो इस अवस्था में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस अभिक्रिया को, इसको लिखा जाता है एच कट के डैश वेक्टर बराबर एच कट के वेक्टर और फिर है एच कट जी वेक्टर। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें आपतित और प्रकीर्णित जो फोटोन हैं, इसमें आपतित और प्रकीर्णित जो फोटोन हैं उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन केवल तब होता है जब अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यहाँ किसी प्रकार का कोई फोनोन का निर्माण नहीं होता है। इस विधि को कहते हैं साधारण विधि, जहां एच कट के डैश वेक्टर प्रकीर्णित फोटोन का संवेग है, एच कट के वेक्टर ये होता है आपतित फोटोन का संवेग। ये रिजल्ट इवोल्ड संरचना होती है, एक हमारे सिलेबस के अंदर नहीं चलती, एमएससी के अंदर चलती है। उसके अंदर ये संबंध डिराइव होता है के डैश वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर प्लस जी वेक्टर। अगर एच कट से गुणा कर देते हैं तो ये संवेग के रूप में हो जाता है। तो एच कट जी वेक्टर ये होता है क्रिस्टल का प्रतिक्षिप्त संवेग। तो आपको इस विधि के अंदर क्या ध्यान रखना है वो सुन लो। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि एक के संचरण नियतांक का फोटोन किसी क्रिस्टल पर आपतित होता है और उससे अगर वो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन करता है तो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन के बाद में वो इस संवेग से प्रकीर्णित हो जाता है, एच कट के वेक्टर संवेग से प्रकीर्णित हो जाता है। तो इस अवस्था में आपतित फोटोन और प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इस विधि को हम क्या कहते हैं, साधारण विधि कहते हैं, और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फोटोन का निर्माण नहीं होगा। इसको निम्न अभिक्रिया से दर्शाया जाता है, जहां एच कट के डैश वेक्टर क्या है, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग है, एच कट के वेक्टर क्या है, आपतित फोटोन का संवेग है, और एच कट जी वेक्टर क्या है, क्रिस्टल का प्रतिक्षिप्त संवेग है। इस अवस्था में कोई फोटोन नहीं बनता है। लिख लो इसे ऐसे कैसे। फोटोन तभी बनेगा जब प्रत्यास्थ प्रकीर्णन की जगह अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा, तभी किसका निर्माण होता है, फोनोन का निर्माण होता है।
इसके आगे चलो। लिखो इसके आगे अगला मेथड। उन क्लैप मेथड, अगला लगाना उन क्लैप विधि। इस विधि के अंदर क्या होगा, प्रत्यास्थ की जगह अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा। तो प्रत्यास्थ की जगह अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा तो आपतित फोटोन और प्रकीर्णित फोटोन की आवर्ती सेम नहीं रहेगी। तो उस कंडीशन के अंदर इसमें किसका निर्माण होता है, फोनोन का निर्माण होता है। लिखो इसके अंदर उन क्लैप विधि के अंदर लिखना, जब फोटोन क्रिस्टल से जब फोटोन क्रिस्टल से अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन करे, जब फोटोन क्रिस्टल से अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन करे तो आपतित और प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति, तो आपतित और प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति, सॉरी अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन करे। वापस रिपीट कर देता हूं, जब फोटोन क्रिस्टल से अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन करे, जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिख लो, जब फोटोन क्रिस्टल से अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन करे तो आपतित और प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। समान नहीं होती है। तो इस अवस्था में तो इस अवस्था में एक फोनोन उत्सर्जित या अवशोषित होगा। तो इस अवस्था में एक फोनोन उत्सर्जित या अवशोषित होगा। तो इस अवस्था में एक फोनोन उत्सर्जित या अवशोषित होगा। उत्सर्जित या अवशोषित होगा। चलो आओ देखिएगा। हाँ जी समझना सारे के सारे। ये हमारा एक फोटोन आपतित हुआ है किसी क्रिस्टल पर, ये है आपतित फोटोन। आपतित फोटोन का जो संवेग होता है वो क्या होता है, एच कट के। ठीक है, अब क्या होता है सुनना, इसके अंदर पहला लगाना फोनोन का उत्सर्जन, है ना, फोनोन का उत्सर्जन। दो कंडीशन पढ़ेंगे, एक फोनोन का उत्सर्जन और एक फोनोन का अवशोषण। तो चेक करो, जब ये क्रिस्टल पर आपतित होता है और क्रिस्टल से कैसा प्रकीर्णन करे, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन करे, तो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन करता है तो इस अवस्था में प्रकीर्णित और आपतित फोटोन की आवृत्ति सेम नहीं रहती है। तो ये मान लो हमारे पास में क्या है, प्रकीर्णित फोटोन है, और प्रकीर्णित फोटोन का संवेग कितना होता है, एच कट के डैश। ठीक है, एच कट के वेक्टर बोल दो इसको, एच कट के डैश वेक्टर बोल दो। ठीक है, तो अब इस अवस्था के अंदर क्या होता है सुनो, इस अवस्था के अंदर हमने लिखा है फोनोन का उत्सर्जन। तो ये आपतित फोटोन है, ये प्रकीर्णित फोटोन है, और यहां पे मैं फोनोन का उत्सर्जन दिखा देता हूं, ये है फोनोन। तो एरो चेक करना भाई, ऐसे लगाया है, इसका मतलब फोनोन का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। फोनोन का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो, जो फोनोन का उत्सर्जन हुआ है उस फोनोन का संवेग कितना है, एच कट के। आपके इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसको आप पी एच ओ, या फिर इसको आप ऐसे लिख दो के पी एच ओ डॉट लगा दो, है ना।
थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाई दे, है ना, थोड़ा सा लगे अलग तरीके से, या पीएच लिख दो इसको ना, पीएच लिख दो, चाहे पीएचओ लिख दो, फोनोन, है ना, ये फोनोन का पीएच लिख दो, ठीक है। तो अब इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सुनो देखो। हाँ जी, अभी कुछ देर पहले हमने ऊपर साधारण विधि के अंदर जो रिएक्शन लिखी थी वो ये थी, ये क्या है, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग है, ये क्या है, आपतित फोटोन का संवेग है, और ये क्या है, क्रिस्टल का प्रतिक्षिप्त संवेग जो इसके अंदर आएगा, ठीक है ना, दोनों के अंदर ही आएगा, चाहे प्रत्यास्थ प्रकीर्णन हो चाहे अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन हो। अब सवाल उठता है कि एच कट के फोनोन कहां पे लिखूं मैं, ये वाली टर्म मैं कहां पे लिखूं, इधर लिखूं या इधर लिखूं, तो चेक करो कैसे पता चलेगा, देखो यहां पे आप लगाओ संवेग संरक्षण का नियम, तो संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो चेक करो, ये एच कट के फोटोन का संवेग है आपतित का, तो ये प्रकीर्णित है, और एक प्रकार से ये भी यहां से क्या है, उत्सर्जित हो रहा है। अगर ये उत्सर्जित हो रहा है तो इसका मतलब ये उत्सर्जित प्रकीर्णित वाला है, तो इधर की तरफ आएगा हमारे पास में क्या, इस अवस्था में जो अभिक्रिया दर्शाई जाएगी वो ऐसे दर्शाई जाएगी, एच कट के, ठीक है ना, ये रिएक्शन इस तरीके से इस अवस्था में दर्शाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोनोन का उत्सर्जन, फोनोन का उत्सर्जन। लेकिन सपोज करो अगर फोनोन का अवशोषण होता है, अगर फोनोन का अवशोषण होता है तो कैसे दिखाएंगे, चेक करो, फोनोन का अवशोषण, तो फोनोन का अवशोषण दिखाया जाएगा कैसे, ध्यान देना, जैसे ये आपतित हो गया फोटोन, तो ये तो आपतित फोटोन है, संवेग कितना है, एच कट के वेक्टर है, ये है प्रकीर्णित फोटोन, इसका संवेग कितना है, एच कट के डैश वेक्टर, और अगर फोनोन को अवशोषित दिखाओगे तो एरो ऐसे लगाओ, ये फोनोन है जिसका संवेग कितना है, एच कट के पी एच वेक्टर, ठीक है, तो यहां पे क्या है, फोनोन का अवशोषण है। तो इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाओगे, चेक करो, इसको दिखाएंगे, देखो जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है, एच कट के वेक्टर बराबर एच कट के वेक्टर प्लस, पिछली बार उत्सर्जितता इस तरफ आया था, यानी इसके साथ आया था, अब की बार इसके साथ आ जाएगा, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या होता है, जब अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है क्रिस्टल पर फोटोन का, तो उस कंडीशन के अंदर या तो फोनोन अवशोषित होता है या फोनोन उत्सर्जित होता है, और आवर्ती के अंदर परिवर्तन, आवर्ती बराबर नहीं होती है, ठीक है, तो फोनोन उत्सर्जित और अवशोषित होता है, वो इस तरीके से दिखाया जाता है। चलो, तो पहले तो आप ये वाला बना लो, ये ऐसे कैसे लिख लो, ऊपर वाला, ये ऐसे कैसे बना लो, ये ऊपर वाला ऐसे कैसे उतार लो, जैसे ही ये उतार ले फिर इसके बाद में फोनोन का अवशोषण, ठीक है, ये उतारना है, फटाफट बनाओ, तो ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। पहले ऊपर वाला बना लो फिर इसके नीचे वाला बनाएंगे, ठीक है ना, बनाओ, देखो इसको कंप्लीट करो।